नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी टॉक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारा जो मुद्दा है वो है इलेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है भारत में जो है चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। यानी कि भारत में जो है इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों यही इलेक्शन है। अपन बात करेंगे दोस्तों कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक से मैं एक शब्द अलग करना चाहूंगा, लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर मैं दोस्तों लोकतंत्र की बात करूं, सबसे पहले अपन जानेंगे कि दोस्तों लोकतंत्र का बेसिक मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर बेसिक मीनिंग की बात करें तो लोकतंत्र का बेसिक मीनिंग होता है लोगों का शासन। दोस्तों, इसकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जो है अब्राहम लिंकन साहब ने दी है। उन्होंने बताया कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन जो है यही लोकतंत्र है। अब दोस्तों बात करें कि लोकतंत्र के टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों टाइप की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा सा मतलब यह होता है कि जनता जो है डायरेक्ट जो है रूल करती है, यानी शासन की जो बागडोर होती है वो डायरेक्ट जनता के हाथ में होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की दोस्तों अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जो है ये प्रतिनिधि जो है शासन चलाते हैं जनता के लिए। भारत में जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत की जनता जो है दो तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एक केंद्रीय स्तर पर संसद के लिए और एक राज्य स्तर पर विधानसभा के लिए। दोनों ही प्रतिनिधियों का अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिनका जो है ये प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के मुद्दों को जो अपने अपने सदन में ये उठाते हैं। अब दोस्तों अगर क्या हो कि ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करके जनता ने इनको अपना वोट दिया, और अगर ये पॉलिटिकल लीडर जो है अगर इस पॉलिटिकल पार्टी को अगर चेंज कर देते हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जो है ज्वाइन कर देते हैं, तो दोस्तों ये डेमोक्रेसी पर अटैक है या नहीं है। अगर इसका आंसर देखिए दोस्तों तो इसका यस आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जिस उद्देश्य को लेकर जो है जनता ने उनको वोट दिया था, जो पॉलिटिकल पसंद जनता की थी, उस पसंद को जो है उस आदेश को जो है उस प्रतिनिधि ने मेंटेन नहीं रखा, तो ये डेमोक्रेसी पर दोस्तों सीधा सीधा अटैक है। अब दोस्तों अगर बात करें कि 1950 से लगाकर जो है 1960s तक जो है भारत में वन पार्टी रूल चला। 1960s के बाद में दोस्तों गठबंधन सरकारें चली और गठबंधन सरकारों का दौर दोस्तों जैसे ही चला तो ये जो पार्टी परिवर्तन का जो दौर था प्रतिनिधियों का, ये भी जोर मारने लगा। हद तो दोस्तों तब हो गई जब 1967 में हरियाणा के एक विधायक जिसका नाम था गयाराम, इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी को चेंज कर दिया। तो अगर ये इस तरीके से जो है कोई भी प्रतिनिधि अगर पार्टियां चेंज करते हैं तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है और शासन जो है स्थिर नहीं रह पाता। इसका तोड़ निकालने के लिए दोस्तों जो है सबसे पहले शुरुआत की गई 1973 में 32 जो है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया दोस्तों, लेकिन ये बिल जो है ये पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका। सेकेंड कोशिश की गई 1978 में जब 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया दोस्तों, ये भी बिल जो है विपक्ष ने भयंकर विरोध किया और इस वजह से जो है ये बिल भी दोस्तों पास नहीं हो सका। करता हूं दोस्तों 1985 में जब जो है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है 52nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया और ये बिल जो है दोस्तों पार्लियामेंट में पारित हो गया और संविधान में 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान में शामिल हो गई। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो भी सदस्य जो है जिनको जनता चुनकर भेजती है, अगर वो अपना दल बदल लेते हैं तो उनपे क्या कार्रवाई होगी और 10th शेड्यूल के क्या नॉर्म्स रखे गए, उन सब की जो है अपन डिटेल में बात करेंगे। अगर 10th शेड्यूल के दोस्तों अगर रूल नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों किसी भी सदन में जो है 3 तरह के मेंबर होते हैं। पहला मेंबर जो होता है वो किसी न किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी से जो है संबंध रखता है। सेकंड मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और थर्ड जो मेंबर होता है वो
नॉमिनेटेड मेंबर होता है। दोस्तों ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो इन्हीं 3 मेंबर के लिए लाया गया था। इसके रूल नंबर 2 की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें वो नॉर्म्स बताए गए हैं जो कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हो गए। दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई भी मेंबर जो कि अपनी स्वेच्छा से यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो चुन के आया है उस पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो खुद की इच्छा से छोड़ देता है या उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वोटिंग करता है तो उसके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जाएगी। क्लॉज 2 है दोस्तों इसका कि कोई भी अगर निर्दलीय विधायक यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अगर कोई भी चुने जाने के बाद में अगर वो किसी भी पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जाएगी। तीसरा क्लॉज जो है दोस्तों वो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर मनोनीत किए जाने के 6 महीने के बाद में अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब तक जो है डिस्क्वालिफिकेशन की जो ग्राउंड्स थे वो इंडिविजुअल थे। रूल नंबर 3 जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, यानी कि किसी भी पार्टी के 1/3 मेंबर अगर किसी और पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये नॉर्म्स जो है या ये रूल नंबर 3 जो है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003 के अकॉर्डिंग जो है इसको हटा दिया गया। अगर रूल नंबर 4 और 5 के दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मर्ज से संबंधित है, यानी कोई भी पार्टी अगर ए के 2/3 मेंबर या पूरे के पूरे मेंबर जो है अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर बी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार में बहुजन समाजवाद पार्टी के 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो उनके ऊपर जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर जो है कार्रवाई नहीं की गई थी। दोस्तों अगर रूल नंबर अगर 6 में बात करूं तो रूल नंबर 6 जो ये कहता है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन की जो है निर्णय करने की अंतिम शक्ति जो है वो उस पर्टिकुलर जो सदन है उसके अध्यक्ष या सभापति के पास में होगी। दोस्तों ये तब तक जो है अंतिम थी जब तक कि 1993 में जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। दोस्तों उस जजमेंट का नाम था की हो तो होलोहन केस 1993। इस केस के बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लेरिफाई कर दिया कि कोई भी जो है लॉ जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है और जुडिशियल रिव्यू जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एक अनब्रेकेबल पार्ट है, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। यानी कि दोस्तों आज के तारीख में जो है जो भी सभापति या अध्यक्ष हो गया उसका निर्णय जो होगा वो अंतिम नहीं होगा, उसको जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो कर सकता है। अगर दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ के लूप होल्स की अगर दोस्तों बात करें तो मैं बताना चाहूंगा इसमें रूल नंबर जो 4 और 5 है वो मर्जर की बात करते हैं, यानी कि 2/3 मेंबर जो हैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर मर्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो है इस एंटी डिफेक्शन लॉ की जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों ये कहीं ना कहीं लूप होल है। उसके बाद में जो है भारत में देखा गया है कि मास लेवल में जो है पार्टियों में मर्जर हो रहा है। सेकंड दोस्तों के लूप होल की अगर मैं बात करूं तो जिस सभापति या अध्यक्ष के पास में इस डिस्क्वालिफिकेशन के निर्णय करने की अंतिम शक्ति है वो भी जो है दोस्तों किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और दोस्तों जुड़ा हुए होने के नाते जो है डिस्क्वालिफिकेशन के जो जजमेंट है उसकी पारदर्शिता में कमी आती है, यानी कि ये डिसीजन जो है वो पारदर्शी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अपन ने ये बात की कि कैसे जो है ये जनप्रतिनिधि जो है जब अपने इस जनता की आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उनके ऊपर जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है और उनके ऊपर कैसे जो है डिस्क्वालिफिकेशन की जो है कार्रवाई की जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।